कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं घनश्याम दत्त आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि को बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्न कौन से हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब हमको किस प्रकार से लिखना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे आज के चैप्टर का नाम है मानव भूगोल का चैप्टर है और विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो इससे जुड़े हुए जो प्रमुख प्रश्न है, पहला प्रश्न है जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जिसमें प्रजननशीलता की क्षमता होती है उसे हम जनसंख्या कहते हैं या उस प्रदेश की जनसंख्या कहलाती है। क्वेश्चन सेकंड, जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या वितरण से अभिप्राय कि भूपृष्ठ पर जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है इसे हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। जैसे विभिन्न महाद्वीपों के अनुसार कितनी जनसंख्या निवास कर रही है या किस तरह से वितरित है, विभिन्न देशों के अनुसार कितनी जनसंख्या निवास कर रही है या किस किस देश में ज्यादा है किस में कम है, इस तरह से, या विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। तो अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से देशों का क्रम क्या है। कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम नंबर पर कौन सा देश है, सेकंड पर कौन सा है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो चीन में है, सेकंड स्थान पर भारत आता है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवे में ब्राजील और छठे पे पाकिस्तान। तो इस तरह से यह देशों का क्रम है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं इसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। तो जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल सूत्र लगाया जाता है या इस सूत्र के द्वारा जनसंख्या घनत्व निकाला जा सकता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। तो भौतिक कारकों में हम देखते हैं कि पहला है जल की उपलब्धता, यानी कि जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है बजाय उन क्षेत्रों के जहां जल की कमी है। भू आकृति, उच्चावच और भू आकृति समतल भागों में जनसंख्या का निवास अधिक पाया जाता है जबकि उबड़ खाबड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जलवायु, जहाँ की जलवायु सुखद सुखद एवं सम जलवायु होती है तो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, जैसे कि समुद्र तटीय क्षेत्रों की। मृदा, जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तो वहां पर कृषि व कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधे आसानी से विकसित हो सकते हैं। तो इस वजह से उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आर्थिक कारक, खनिज पदार्थ, नगरीकरण और उद्योगीकरण। तो यह भी ये जो कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ खनिज पदार्थों की उपलब्धता है तो वहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाएगी। नगरीकरण भी सुख सुविधाओं के कारण या चिकित्सा, शिक्षा, इस तरह की सुविधाओं, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण नगरीकरण भी जनसंख्या को एकत्रित करने या फिर अधिक बसाव करने की दृष्टि से जाने जाते हैं नगरीय क्षेत्र। औद्योगिकरण औद्योगिकरण औद्योगिकृत जो क्षेत्र है तो उनमें रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध होते हैं, इस वजह से जनसंख्या का निवास अधिक पाया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है जनसंख्या वितरण को। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, जहां लगभग 60% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। सेकंड स्थान पर अफ्रीका आता है, उसके बाद यूरोप आता है। तो इस तरह से सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। विश्व में अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो विश्व में जहां पर 200 व्यक्तियों से प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक घनत्व पाया जाता है
उनमें मुख्य रूप से तीन भाग है विश्व में जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिनमें भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चीन आदि जो क्षेत्र या देश शामिल हैं। पश्चिम यूरोपीय देश, यहाँ भी सुखद जलवायु एवं अच्छी जलवायु है जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और उत्तरी पूर्वी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग है, समुद्र तटीय क्षेत्र, तो वहां पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो यहाँ की जलवायु सुखद एवं उत्तम प्रकार की जलवायु है जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं या निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कि एक निश्चित समय में जनसंख्या में क्या परिवर्तन होता है, तो इसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं या निश्चित समय अवधि में जन्म एवं मृत्यु के अंतर से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में केवल जन्म और मृत्यु के आधार पर हम वृद्धि को देखते हैं तो वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो इसमें प्रवास को भी जोड़ा जाता है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, तो इस तरह से हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं में या फिर एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में यदि वृद्धि दर्ज की जाती है तो उसे हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित समय अवधि में यदि जनसंख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है तो उसको धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? यदि किसी निश्चित समय अवधि या दो समय बिंदुओं के बीच में किसी क्षेत्र में जनसंख्या में कमी दर्ज की जाती है तो उसको हम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या में तीन घटकों से परिवर्तन हो सकता है, जन्म, मृत्यु तथा प्रवास। तो इन तीनों के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो ये परिवर्तन करने वाले प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? किसी वर्ष विशेष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्म को जन्म दर कहते हैं। CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट है। तो इसको ज्ञात करने का जो सूत्र है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म उस वर्ष विशेष के मध्य की जनसंख्या गुणा में 1000। तो इस तरह से जन्म दर निकाली जा सकती है। मृत्यु दर, किसी वर्ष विशेष में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। CDR क्रूड डेथ रेट है। इसको ज्ञात करने का जो सूत्र है, किसी वर्ष में मृतकों की संख्या बटा में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या मिड ईयर पॉपुलेशन गुणा में 1000। तो इस तरह से हम मृत्यु दर भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस रहा है तो उसे इस प्रक्रिया को हम प्रवास कहेंगे। प्रवास को कितने भागों में बांटा गया है? प्रवास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आप्रवास और उत्प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रवास से क्या अभिप्राय है? तो जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बाहरी स्थानों से किसी एक स्थान पर आकर बसते हैं तो इस क्रिया को अप्रवास कहते हैं। अर्थात जब बाह्य स्थानों से किसी एक स्थान पर आकर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बसे तो हम उसको अप्रवास की क्रिया कहते हैं। उत्प्रवास, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी एक स्थान को छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थानों पर जाकर बसते हैं तो इस क्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। यानी कि यहाँ से छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं तो जहां से छोड़कर गए वहां पर इस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहेंगे। प्रवास के प्रकार बताइए। तो प्रवास के जो प्रकार है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास,
जब प्रवास एक देश से दूसरे देश में होता है तो हम इसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास, जब प्रवास की क्रिया एक ही देश की सीमाओं के अंदर होती है तो हम इसे आंतरिक प्रवास कहेंगे। और आंतरिक प्रवास को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक तो अंतरराज्यीय प्रवास और अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्य जो प्रवास है उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवास को इसमें शामिल अंतरराज्यीय प्रवास में शामिल किया जाता है। और अंतरराज्यीय प्रवास में एक राज्य की ही सीमाओं के अंदर होने वाले प्रवास को अंतरराज्यीय प्रवास में शामिल किया जाता है। अंतरराज्यीय प्रवास को हम स्थानीय प्रवास भी कहते हैं। अंतरराज्यीय प्रवास की जो अन्य धाराएं हैं तो वो गांव से गांव है प्रवास, गांव से नगरों की तरफ प्रवास है, नगरों से गांव की तरफ प्रवास है, और नगर से नगर की तरफ प्रवास है। गांव से गांव अधिकांशतः महिलाओं का प्रवास होता है, शादी जो इसका प्रमुख कारण है, या फिर जो कृषि के क्षेत्र में यह प्रवास देखने को मिलता है। गांव से नगर पुरुष प्रधान प्रवास है, जो रोजगार की तलाश में पुरुष शहरों की तरफ जा रहे हैं। नगर से गांव की तरफ जो प्रवास है तो वो जो शहरी क्षेत्र के प्रदूषण या फिर मिलावटी खान पान या फिर रिटायर जो पर्सन है वो नगर से गांव की तरफ प्रवास करते हैं। नगर से नगर जो प्रवास है बेहतर जो आ, आ, रोजगार के अवसरों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आदि के कारण किया जा सकता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, एक तो प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो किसी स्थान से व्यक्तियों को उस जगह को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। तो इनमें जो पहला है प्रतिकर्ष कारकों में, वो बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी यदि है तो उस क्षेत्र को छोड़कर जो व्यक्ति चले जाते हैं। रहने की निम्न दशा है, जीवन स्तर निम्न है, राजनीतिक उपद्रव है, यानी कि वहाँ जो राजनीतिक माहौल ठीक नहीं है या फिर अशांति का माहौल है तो उस क्षेत्र को छोड़ा जा सकता है। इसके बाद प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं हैं, महामारियां हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। तो ये सभी कारक किसी क्षेत्र से व्यक्तियों को छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं, तो इनको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, यानी कि पुश फैक्टर इनको बोला जाता है। अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर, काम के बेहतर अवसर है, किसी स्थान पर यदि काम करने के बेहतर अवसर है तो ये एक अपकर्ष कारक है या पुल फैक्टर है, जहां व्यक्ति रोजगार के लिए आएंगे। रहन सहन की अच्छी दशा है, अनुकूल जलवायु है, जीवन में संपत्ति की सुरक्षा, शांति और स्थायित्व, ये सभी जो अपकर्ष के कारक है जो किसी भी स्थान पर जाने के लिए विवश कर सकते हैं लोगों को। जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत को समझाइए। यह सिद्धांत हमें बताता है कि कोई भी जो खेतीहर ग्रामीण अशिक्षित समाज उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से नगरीय औद्योगिक या उन्नत समाज में निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर को किस प्रकार प्राप्त करता है, इसको हम जननांकिकी संक्रमण कहते हैं। तो जननांकिकी संक्रमण की जो तीन स्टेज है, कई जो भूगोलवेताओं ने इसमें चार जो स्टेज बताई हैं, और सीपी ब्लेयर जो है उन्होंने 5 स्टेज इसमें बताई हैं। पहली स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च बने रहते हैं, और उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज आती है। तो जो उन्नत समाज व नगरीय समाज व शिक्षित समाज को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत समझाइए। मालथस के अनुसार जनसंख्या में जो गुणोत्तर दर से वृद्धि होती है, जैसे 1 2 4 8 16 32, जबकि खाद्यान्नों में समानांतर दर से, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से वृद्धि होती है। और हम देखें कि कुछ समय पश्चात जो जनसंख्या और खाद्यान्नों में अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जिससे खाद्यान्न जनसंख्या की तुलना में कम पड़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो भूखमरी, युद्ध, महामारियां, लूटपाट आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे जनसंख्या वापिस से घटकर जो खाद्यान्नों के बराबर आएगी। तो इस तरह से मालथस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। सबसे पहले मालथस ने ही
जनसंख्या का सिद्धांत सन 1798 में दिया था। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण के जो प्रमुख उपाय हैं वो परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना, महिलाओं को शिक्षित करना तथा महिलाओं को बेहतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, विवाह की आयु में वृद्धि, संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण करना, लोगों को छोटे परिवार का महत्व समझाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करना। तो इन सभी कारणों से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो 1.64% है 2011 के अनुसार प्रति वर्ष की। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।